हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में 5th लेक्चर लेके आए हैं विच इज़ अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसके पहले 4 लेक्चर्स अपलोड किए हैं हमने इस चैप्टर के, और चारों लेक्चर्स का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको देख लेना, सारे काम के लेक्चर्स हैं, कुछ भी अननेसेसरी नहीं बनाया है। और स्पेशली फर्स्ट लेक्चर देखना है, फर्स्ट लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द थर्ड लेक्चर विच इज़ अबाउट द सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये 2 लेक्चर्स बहुत ज़्यादा काम के होंगे फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर विच इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। ठीक है, अभी जो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ने वाले हैं वो। ऑल्सो एक और अपडेट है तुम्हारे लिए, ये चैप्टर का जो नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स, इट विल बी अपलोडेड एज वेल। ये भी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, मोस्टली गूगल ड्राइव का लिंक होगा, वहाँ से तुम PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे हम। आज का टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। मैं अभी भी बता रहा हूँ, जिसने सेल्फ इंडक्टेंस नहीं देखा है वीडियो, वो देख के आ जाओ, मैं लिंक अटैच कर दे रहा हूँ। तो सेल्फ इंडक्टेंस पता होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस इज बेसिकली द इंडक्शन ऑफ EMF और करंट। बेसिकली EMF इंड्यूस होता है तो करंट भी इंड्यूस होता है इन अ कॉइल when there is a change in flux in a neighboring coil। यानी एक कॉइल को ऐसे कॉइल के आसपास रखें जिस कॉइल में से फ्लक्स चेंज हो रहा हो, तो इस कॉइल में भी EMF इंड्यूस होता है। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रिंसिपल बोलता है। तो देखो, जैसे ये मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल में मैंने एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाया है। ऑल्टरनेटिंग का मतलब इसमें जो करंट फ्लो करेगा उसकी वैल्यू चेंज होने वाली होगी। तो समझ लो, इसको मैं बोल देता हूँ करंट, और ये कॉइल जो है मेरा, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉइल। क्यों प्राइमरी नाम देना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे 2 कॉइल्स यूज़ होने वाले हैं, इसलिए हम इसको प्राइमरी नाम देंगे। इसके बगल में एक मैंने दूसरा कॉइल रखा हुआ है, ये वाला वो कॉइल है जिसकी हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन में। सो दिस इज़ द सेकेंड कॉइल, ये कॉइल है। इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने रख दिया है इस प्राइमरी कॉइल के नियर बाय, और इसमें मैंने लगा दिया है एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? गैल्वेनोमीटर बताएगा कि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है या नहीं। यहाँ मैंने बैटरी का सोर्स लगाया है जिससे इसमें एक करंट फ्लो करेगा। ये जो करंट है ये वेरिएबल है, जब इसमें करंट चेंज होगा तो इससे रिलेटेड फ्लक्स भी चेंज होता है, और जब इसमें फ्लक्स चेंज होता है तो हमको मालूम है इसमें सेल्फ इंडक्टेंस के वजह से EMF इंड्यूस होता है। ये सारी चीज़ें सेल्फ इंडक्टेंस में एक कॉइल के बारे में हमने पढ़ी हैं। अब इसमें जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसके नियर बाय वाले कॉइल में भी EMF इंड्यूस होगा। ये हम म्यूचुअल इंडक्टेंस में पढ़ेंगे। बात समझ में आई? डिफरेंस समझाना। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या पढ़ा कि इस कॉइल में फ्लक्स जब चेंज होता है तो ये कॉइल जो EMF इंड्यूस करता है दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस। अब इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा और ये वाला कॉइल भी EMF इंड्यूस करेगा, दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी बेसिकली ये वाला कॉइल इसको मोटिवेट कर रहा है टू इंड्यूस EMF। इज दैट क्लियर? चलो देखो, ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है? रीजन इज वेरी सिंपल। इसको मैं बोल देता हूँ सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, दिस इज माय सेकेंडरी कॉइल, और इसको बहुत अच्छे से समझना, यही तुम्हारा बेसिस बनेगा फॉर ट्रांसफॉर्मर्स। जब ट्रांसफॉर्मर तुमको पढ़ना होगा तो यही म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमेना काम आएगा। देखो क्या होता है, हमको मालूम है ये एक कॉइल है, तो कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसकी जो फील्ड लाइन्स होती हैं, ये फील्ड लाइन्स पास करती हैं नियर बाय कॉइल से भी। यही एक रीज़न है कि जब इस वाले कॉइल में फ्लक्स चेंज आता है तो इसमें भी फ्लक्स चेंज आता है। तो तुम बोलोगे सर इसमें की फील्ड लाइंस इसमें पास कर रही हैं। हाँ, पास कर रही हैं, बट सारी पास नहीं करती। जैसे ये वाले देखो, ये पास तो कर रही बट इनके सारे कॉइल से पास नहीं कर रही। सेम ये इसके सारे कॉइल से पास कर रही बट इसके सारे कॉइल्स में से पास नहीं कर रही। कोई फील्ड लाइन्स होंगी जो ऐसे ही निकल जा रही हैं, कोई फील्ड लाइन्स होंगी जो ऐसे ही निकल जा रही हैं। मतलब बेसिकली प्राइमरी का जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी में पहुँचता है बट पूरा नहीं पहुँचता है। इसी को हम पढ़ेंगे एज अ कपलिंग कोएफिशिएंट, कि कितना % फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रहा है। फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्राइमरी की सेकेंडरी में भी पहुंचती हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जिसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, समझो, ये जो प्राइमरी में करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट की वैल्यू के वजह से प्राइमरी में मैग्नेटिक फ्लक्स आता है।
है या ना। ये सब हमने पढ़ा हुआ है। प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट एन आई प्राइमरी, और ये करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और फ्लक्स होता है B इंटू ए, यानी B बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो सिंपल वर्ड्स में आई प्राइमरी जब चेंज होता है तो इसका फ्लक्स भी चेंज होता है। अब ये जो फ्लक्स है जब ये चेंज होगा तो मैं बोल सकता हूँ सेकेंडरी में भी फ्लक्स चेंज होगा, बोलो हाँ या ना, सेकेंडरी में भी फ्लक्स चेंज होगा। और जब सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी में फैराडेज लॉस के हिसाब से या फैराडे के लॉ के हिसाब से ईएमएफ इंड्यूस होगा, बोलो हाँ या ना। सेकेंडरी में जब फ्लक्स चेंज आएगा देन देयर विल बी एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी एज वेल एज पर द फैराडेज लॉ। सो देयरफॉर ये हम लिखते हैं सिंस द फ्लक्स पोर्शन फ्रॉम प्राइमरी कॉइल is linked with secondary, therefore change in flux through primary also leads or causes to change in flux थ्रू सेकेंडरी। प्राइमरी में जब फ्लक्स चेंज आता है तो सेकेंडरी में भी फ्लक्स चेंज आता है। ऐसे समझो कि क्या एग्जांपल दिया जाए, चलो ठीक है एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से तुम हो और एक तुम्हारा फ्रेंड है, ठीक है, दिस इज़ प्राइमरी दिस इज़ सेकेंडरी। तुम पैसे कमाते हो, तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे पैसे उड़ाता है, बहुत कॉमन एग्जांपल है। सो सपोज़ तुमने 100 रुपीज़ कमाए, इसमें से तुम्हारा फ्रेंड 50 यूज़ करता है, ठीक है। अब तुमने 200 कमाए तो इस हिसाब से तुम्हारा फ्रेंड 100 यूज़ करेगा या 100 खर्च करेगा। तुमने 50 कमाए तो इस हिसाब से तुम्हारा फ्रेंड 25 खर्च करेगा। तो ज़रा ध्यान से देखो, जब तुम्हारे पैसे कम या ज़्यादा हो रहे हैं, बेसिकली जब तुम्हारे पैसे चेंज हो रहे हैं तो तुम्हारे फ्रेंड के भी पैसे चेंज हो रहे हैं। दिस इज़ डिपेंडेंस, दिस इज़ म्यूचुअल इंटरैक्शन। तुम्हारे फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो सेकेंडरी के भी फ्लक्स में चेंज आ रहा है। सेम यहाँ पे भी है, प्राइमरी के फ्लक्स में चेंज आता है तो इस पे डिपेंडेंट है सेकेंडरी, इसलिए सेकेंडरी के भी फ्लक्स में चेंज आता है। इज़ दैट क्लियर? चल, ये जो लिखा है ना हमने, इतना सब लिखने का ज़रूरत नहीं है तुमको कहीं पे, इसमें से पूछता जो है वो मैं तुमको बता दूंगा। ये लिखा सिर्फ इसलिए कि तुमको समझ में आए क्यों ऐसा हो रहा है, वाई देयर इज़ एन ईएमएफ इंड्यूस्ड। सो देयरफॉर एक चीज़ देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ये जो सेकेंडरी का फ्लक्स है, सेकेंडरी में फ्लक्स आ कहाँ से रहा है, प्राइमरी से, और प्राइमरी में फ्लक्स कहाँ से आ रहा है, ये करंट के वजह से। तो इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ सेकेंडरी का जो फ्लक्स है वो प्राइमरी के करंट पे डिपेंडेंट है। करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स प्राइमरी में बढ़ेगा, यानी सेकेंडरी में भी बढ़ेगा। करंट कम होगा तो फ्लक्स प्राइमरी में कम होगा तो सेकेंडरी में भी कम होगा। यानी मैं बोल सकता हूँ फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू प्राइमरी। बोलो समझा या नहीं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंक्लूजन ध्यान से समझो कैसे आया। सेकेंडरी का जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइमरी के करंट पे। कैसे आया समझ में आया? प्राइमरी का करंट चेंज होगा तो प्राइमरी में फ्लक्स चेंज होगा एंड हेंस सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज होगा। यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हमको मिलता है फाई सेकेंडरी इज़ इक्वल्स टू m टाइम्स आई प्राइमरी। ये जो m है इसको बोलते हैं कोइफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, बोलो? कोइफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे कोइफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस मिला था ना कैपिटल L, वैसे ही कोइफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस मिला है कैपिटल M। और कोइफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा, बोलो? फाई सेकेंडरी अपॉन आई प्राइमरी। यहाँ सेकेंडरी और प्राइमरी सफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोइफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस में सिर्फ फाई अपॉन आई लिखते थे, अगर याद हो तुमको, फ्लक्स अपॉन करंट, बट वहाँ पे सिर्फ एक ही कॉइल होता था। यहाँ दो कॉइल्स हैं और दूसरे कॉइल का जो फ्लक्स है वो फर्स्ट कॉइल के करंट पे डिपेंडेंट है। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस कोइफिशिएंट। और ज़रा ध्यान से देखो, इसका यूनिट क्या आएगा, वेबर पर एम्पियर विच इज़ हेनरी। सो इसका भी एसआई यूनिट क्या आता है, एसआई यूनिट आता है हेनरी, सॉरी स्मॉल h यूज़ करेंगे हम फॉर द फुल नेम, सो हेनरी, और कैपिटल H यूज़ करेंगे फॉर द सिंबल। ओके, इससे
हमको m तो मिल गया है, तो अब हमको सेकेंडरी में जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो निकालना है। तो सेकेंडरी का फ्लक्स तो पता है कितना है, सेकेंडरी का फ्लक्स इतना है, तो यही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होगा वो बन जाएगा सेकेंडरी का EMF। सो देयरफॉर इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी विल बी, इसको हम लिखेंगे E सेकेंडरी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d phi सेकेंडरी अपॉन dt विद अ माइनस साइन। माइनस साइन सबको पता ही होगा, फर्स्ट लेक्चर सबने देखा ही है, देखा है, मतलब फैराडे का लॉ ही है और लेंस का लॉ, लेंजेस लॉ है, जो बोलता है कि ये फ्लक्स क्या करता है, सॉरी ये EMF क्या करता है, फ्लक्स चेंज को अपोज करता है। ठीक है, यहाँ से फाई सेकेंडरी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा माइनस d/dt m टाइम्स I प्राइमरी। सो देयरफॉर E सेकेंडरी इज माइनस m di primary by dt. This is the value of induced EMF in the secondary coil. हमने देखा था सेल्फ इंडक्टेंस में वैल्यू आती है माइनस एल डी आई बाई डी टी, वहाँ पे एक ही कॉइल था और L उसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस था। यहाँ दो कॉइल्स हैं जिसमें M है म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स, और M टाइम्स डी आई प्राइमरी बाई डी टी, यानी सेकेंडरी में जो EMF इंड्यूस होता है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। सो देयरफॉर यहाँ से अगर मैं M का फॉर्मूला निकालूं तो M का फॉर्मूला हो जाएगा E सेकेंडरी अपॉन डी आई प्राइमरी बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू प्राइमरी। इसी को बोलेंगे डेफिनेशन ऑफ M, जैसे हमने डेफिनेशन ऑफ L लिखा था ना, इसी को हम बोलेंगे डेफिनेशन ऑफ M। समझ में आया? बोलो। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में देखो क्या क्या किया हमने। म्यूचुअल इंडक्टेंस में कॉइल है एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में हमने एक वेरिएबल करंट फ्लो कराया, यहाँ चाहिए तो तुम लिख सकते हो, दिस I प्राइमरी इज बेसिकली प्राइमरी करंट एंड दिस इज वेरिएबल। तो हमने एक वेरिएबल करंट पास कराया जिसकी वजह से प्राइमरी का फ्लक्स चेंज हो रहा है, और ये फ्लक्स के वजह से जो फील्ड लाइन्स है, अगर चाहिए तो फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन भी तुम ड्रॉ कर सकते हो, ये रही फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन ऐसे, तो यहाँ से भी फील्ड लाइन्स ऐसे आ रही हैं। ठीक है, तो फील्ड लाइन्स का जो वैल्यू है या फील्ड लाइन्स का जो नंबर है वो जो प्राइमरी में है उसकी वजह से कुछ नंबर सेकेंडरी में जा रहा है, और ये जो नंबर है प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी में आने वाला, ये जब प्राइमरी में चेंज होगा तो सेकेंडरी में भी चेंज होगा, यानी सेकेंडरी का फ्लक्स डिपेंडेंट है प्राइमरी के करंट पे। क्यों? क्योंकि प्राइमरी का फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है? प्राइमरी करंट से। सो ये प्रोपोर्शनैलिटी को आगे कंटिन्यू किया तो हमको ये फॉर्मूला मिलता है। इस फॉर्मूले से हमने M का फॉर्मूला निकाला, फाई सेकेंडरी अपॉन I प्राइमरी। एक बार फिर से मैं रिपीट करूँ, देखो तुमको ये चीज़ मैंने बताया है L में भी, L मतलब सेल्फ इंडक्टेंस में, ये जो M है ना, ये ना तो फाई सेकेंडरी पे डिपेंडेंट है ना तो I प्राइमरी पे डिपेंडेंट है। ध्यान देना, M एक कांस्टेंट है, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी हटाने पे मिला, यानी एक बार कॉइल्स तुम्हारे बन गए तो M तुम्हारा फिक्स हो गया है, तब M चेंज नहीं होगा। सुना ध्यान से क्या बोला मैंने? एक बार कॉइल्स तुम्हारे फिक्स हो गए, कहाँ कहाँ रखना है कॉइल को, कौन कौन सा कॉइल लेना है, ये फिक्स हो गया, तो उनका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फिक्स हो गया, अब वो चेंज नहीं होगा। तो चेंज कैसे होता है M चेंज करने के लिए हमको कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स, फिर कॉइल्स का ओरिएंटेशन, कॉइल्स का पोजीशन, ये सब चेंज करना पड़ता है, जिससे M की वैल्यू चेंज होती है। बट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ कॉइल्स इन अ गिवन सेट ऑफ अरेंजमेंट्स हम बोल सकते हैं कि M क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। जैसे हमने देखा था L जो आता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंडेंट होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंडेंट होता है, एरिया पे डिपेंडेंट होता है, लेंथ पे डिपेंडेंट होता है। वैसे ये जो M है ना, ये भी दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स पे, दोनों सोलेनॉइड्स या दोनों कॉइल्स के लेंथ पे डिपेंड करेगा, दोनों कॉइल्स के एरिया पे डिपेंड करेगा, एंड स्पेशली दोनों के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। ओरिएंटेशन क्या होगा समझो, जैसे ये एक कॉइल है तो इसका फ्लक्स ऐसे जा रहा है ना, तो इस कॉइल को उठा के मैं इसके सामने ऐसे रख दूँ यहाँ पे, तब तो इसका फ्लक्स इस कॉइल में से पास ही नहीं करेगा ना। बोलो हाँ या ना? तो फ्लक्स लिंकेज बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ये जो हम लिखते हैं ना, फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी, ये यहाँ पे लिखा है ना, देखो फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी, ये तो होगा ही नहीं। अरे एक कॉइल यहाँ है, इसका फ्लक्स ऐसे जा रहा है ना, फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही है, तो इसको अगर मैं उठा के सामने रख दूँ, अलग प्लेन में रख दूँ, तो इस टाइम पे तो कोई फ्लक्स लिंकेज होगा ही नहीं। सो स्ट्रिक्टली ये डिपेंड करता है कॉइल्स के ओरिएंटेशन पे भी। ठीक है, चलो ये छाप लो पॉज करके, फिर मैं थोड़ी बहुत चीज़ें बताता हूँ। ये M का वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं। वी विल नॉट बी डूइंग द डेरिवेशन, विल जस्ट डू अ सिंपल
रिलेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यूज ऑफ दीज कॉइल्स। सो ये कॉपी करो फिर बताता हूँ। चलो नोट डाउन कर लिया था। ये जो फॉर्मूला है ना, इससे हम डेफिनेशन ऑफ एम निकालते हैं। देखो डेफिनेशन ऑफ एम क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको मिल रहा है m इज इक्वल्स टू EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। इज दैट क्लियर? तो इससे हम डिफाइन कैसे करेंगे m को? इट इज द EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द प्राइमरी इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। सो देयरफॉर m इज द अमाउंट ऑफ EMF induced in secondary coil when current through the primary changes at a rate of 1 ampere पर सेकेंड। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर इफ DI प्राइमरी बाई DT इज 1 एम्पियर पर सेकेंड देन M इज इक्वल्स टू E सेकेंडरी। बोलो समझ में आया? हाँ है ना? यस। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ M। अब एक चीज़ और समझो ज़रा, जैसे मेरे पास 2 कॉइल्स थे ना, एक कॉइल ये था, मैं रफली थोड़ा ड्रॉ करता हूँ। इस कॉइल का, या जैसे इसको हमने नाम दिया था प्राइमरी, तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको नाम देता हूँ 1। दिस इज कॉइल 1, इसमें एक करंट फ्लो कर रहा है I1, ठीक है। वैसे एक दूसरा कॉइल है जिसमें EMF इंड्यूस का हमने बात किया और इसको मैंने नाम दिया कॉइल 2। तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि सेकेंडरी में जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो प्राइमरी के रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे डिपेंडेंट है। यानी बेसिकली हमने कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस तब फाइंड किया जब सेकेंडरी में EMF इंड्यूस होता है। यही केस अगर मैं उल्टा करूँ, अगर मैं इस सेकेंडरी में करंट फ्लो कराऊं I2, तो प्राइमरी में भी EMF इंड्यूस होगा और उसके लिए ये इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा। देखो EMF इंड्यूस्ड इन प्राइमरी विल बी -m टाइम्स DI सेकेंडरी बाई DT, और यहाँ से m का डेफिनेशन आ जाएगा EMF इंड्यूस्ड इन प्राइमरी डिवाइडेड बाई चेंज इन करंट थ्रू सेकेंडरी, या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू सेकेंडरी। यानी बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों केसेस में डिफाइन किया जा सकता है। इस केस में जो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन होता है ना सेकेंडरी में, जब EMF इंड्यूस हो प्राइमरी के वजह से, तो उसको हम बोलेंगे M21। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल, या सेकेंड कॉइल को हम क्या नाम दे रहे हैं? सेकेंडरी। तो सेकेंड कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल, यानी फर्स्ट कॉइल के वजह से सेकेंड कॉइल जो EMF इंड्यूस कर रहा है उसको हम M21 बोल रहे हैं। तो वैसे ही M12 क्या हो जाएगा? M12 ये हो जाएगा EMF इंड्यूस्ड इन फर्स्ट कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड कॉइल। सो M12 दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड कॉइल। तो वही एग्जाम्पल फिर से ले लो, जैसे 2 दोस्त हैं, फर्स्ट सेकेंड। तो पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था कि फर्स्ट वाला पैसा कमा रहा है, या फर्स्ट वाले के पास पैसा है, फर्स्ट वाले के पास 100 है तो सेकेंड वाला उसको यूज़ करता है 50। फर्स्ट वाले के पास 200 आया तो सेकेंड वाला यूज़ कर रहा है 100। फर्स्ट वाले के पास 50 आया तो सेकेंड वाला यूज़ कर रहा है 25। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? सेकेंड वाले का फ्लक्स चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ फर्स्ट के फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है। यही सिचुएशन अगर उल्टा हो जाए, अब सेकंड वाले पे फर्स्ट वाला डिपेंडेंट हो जाए, समझो अब तुम्हारे फ्रेंड पे तुम डिपेंडेंट हो, पहले तुम्हारे ऊपर तुम्हारा फ्रेंड डिपेंडेंट था, तो ये फेज तो चलता ही होगा कॉलेज लाइफ में, तुमको मालूम होगा। स्टार्टिंग के 3 महीने तुम देख रहे हो, स्टार्टिंग अगले 3 महीने तुम्हारा फ्रेंड देख रहा है। सो दिस इज प्रीटी कॉमन। लेट्स सी अब क्या कर रहे हैं। अब सेकंड वाला फ्रेंड या तुम्हारा फ्रेंड पैसे कमा रहा है 100 रुपीज़ और तुम 50 स्पेंड कर रहे हो। वो 200 कमाता है, तुम 100 स्पेंड करते हो। वो 50 कमाता है, तुम 25 स्पेंड करते हो। कमाता मतलब बेसिकली जो भी उसको घर से खर्चे मिल रहे हैं वही उसकी कमाई है। सो हियर व्हाट इज हैपनिंग, फर्स्ट इज नाउ डिपेंडेंट ऑन सेकंड। और ज़रा चेंज देखो, ऑलमोस्ट मतलब चेंज जो है वो सेम है। जैसे
तुम्हारा आधा पैसा वो यूज़ कर रहा था, वैसे तुम उसका आधा पैसा यूज़ करो, यानी पार्टनरशिप बराबर की है। तो यहाँ पे भी वही होता है, कॉइल्स में भी पार्टनरशिप बराबर की होती है, और इसके वजह से जो कोएफिशिएंट्स होते हैं दोनों केस में उनकी वैल्यू सेम होती है। ध्यान देना, फॉर अ कपल ऑफ कॉइल्स, दो कॉइल्स जो हैं, जैसे दो कॉइल्स हैं तो उनका M12 और M21 हमेशा सेम होगा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड विल बी सेम एज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। सिचुएशन तो सारी सेम हो जाएगी ना, जब इसमें से वही करंट तुमने पास कराया तो इसमें जो फ्लक्स मिला उसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब यही करंट तुम इसमें से पास करा रहे हो तो इसमें उतना ही फ्लक्स लिंक हो जाएगा, यानी इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस आएगा वो इसके जितना ही आएगा। तो बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के केस में क्या आता है, सेम आता है, एक सेट ऑफ कॉइल्स के लिए, एक गिवन पेयर ऑफ कॉइल्स के लिए। इज दैट क्लियर? ये चीज़ याद रखना, कभी कभी एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछता है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ कॉइल्स द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आर रिलेटेड एज। कैसे रिलेटेड है? तो उनका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल होता है, ये चीज़ याद रखो। इसीलिए तो हमने एक सिंगल कोएफिशिएंट डिफाइन किया ना, तो ये सिंगल कोएफिशिएंट दोनों कॉइल्स के लिए है, और दोनों कॉइल्स में दो केसेस है। पहले केस में इसमें करंट फ्लो करे और इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो, दूसरे केस में उल्टा, इसमें करंट फ्लो करे और इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो। तो सिमेट्री के हिसाब से ये चीज़ होती है, और ये चीज़ होनी ही चाहिए, वरना फिर पार्टनरशिप ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो आई थिंक तुमने ऑलरेडी लिख लिया होगा, ये भी पॉज करके कॉपी कर लो, फिर मैं एक m का फॉर्मूला बताता हूँ। चलो पॉज करके कॉपी किया, ऑलराइट। मैं एक m का तुमको फॉर्मूला दे देता हूँ जिसके बेसिस पे तुम बता सकते हो कि कितना फ्लक्स जो है वो प्राइमरी से सेकेंडरी में आ रहा है। तो जैसे देखो ज़रा ध्यान से, मेरे पास दो कॉइल्स हैं, तो अगर तुमको याद हो कॉइल्स का सेल्फ इंडक्टेंस भी तो होता है ना, ये दूसरा कॉइल जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है L2। तो अब इन दोनों कॉइल का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा M, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ L1 L2 के। ध्यान से सुनो, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द गिवन कॉइल्स या ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यूज L1 L2। और यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हमको एक कांस्टेंट मिलता है K, वेयर K इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। K को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है? बेसिकली पोर्शन और फ्रैक्शन ऑफ फ्लक्स रीचिंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो प्राइमरी वो होगा जिसमें करंट फ्लो करेगा, सेकेंडरी वो होगा जो उस पर डिपेंडेंट होगा। तो हमेशा से लेफ्ट वाले को प्राइमरी मत याद रख लो, प्राइमरी इज द वन इन विच देयर विल बी द करंट ओरिजिनली। तो अगर मैं इसमें करंट फ्लो करा रहा हूँ तो ये मेरा प्राइमरी कॉइल है, और इस पे ये वाला डिपेंडेंट है तो ये सेकेंडरी कॉइल है। बात समझ में आई? और अगर यही चीज़ उल्टा किया तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। ठीक है, सो दिस इज फ्रैक्शन ऑफ फ्लक्स रीचिंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। यानी जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, तो अगर मैं बोलूँ K है 0.8, यानी प्राइमरी से सेकेंडरी में 80% फ्लक्स पहुँच रहा है। अगर 100 फील्ड लाइन्स है तो उसमें से 80 सेकेंडरी में से भी पास कर रही हैं। प्राइमरी की 100 फील्ड लाइन्स में से सेकेंडरी में 80 पास करती हैं। K का वैल्यू अगर मैं बोलूँ 0.5 है, यानी 50% फील्ड लाइन्स पास कर रही हैं। K का वैल्यू अगर मैं बोलूँ 1 है, यानी सारी फील्ड लाइन्स प्राइमरी की सेकेंडरी में भी पास कर रही हैं। समझ में आया केस? सो इसके बेसिस पे हम केसेस देखेंगे। जैसे हमारा जो K है, इसके 3 केसेस हमको पढ़ने हैं, और उससे रिलेटेड M की वैल्यूज़ देखनी है कि M कैसे कैसे चेंज होता है, और बोलते हैं कॉइल की कपलिंग कैसे कैसी होती है। देखो, जैसे केस 1, इफ़ K इज इक्वल टू 1, देन इसको बोलते हैं परफेक्टली कपल्ड कॉइल्स। कैसे कॉइल्स? परफेक्टली कपल्ड कॉइल्स। परफेक्टली कपल्ड कॉइल्स का मतलब क्या है कि प्राइमरी का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी में पहुंच रहा है। K कितना है? 1, यानी फ्रैक्शन ऑफ फ्लक्स रीचिंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी इज़ 100%, सारा फ्लक्स पहुंच जा रहा है। तो इस केस में M की वैल्यू क्या हो जाएगी? M की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्टली रूट L1 L2। K कितना हो गया है? 1। केस 2, इफ़ K इज़ ग्रेटर दैन 0.5, यानी 50% से ज़्यादा है। 50% से ज़्यादा है तो इसको बोलते हैं कॉइल्स आर टाइटली कपल्ड।
tightly coupled coils. If the value of K is more than 0.5 and case 3 is if K is less than 0.5, तो इसको बोलते हैं लूजली कपल्ड कोइल्स. कैसे कोइल्स बोलते हैं? लूजली कपल्ड कोइल्स, यानी दोस्ती अच्छी नहीं है. यहाँ दोस्ती परफेक्ट है. परफेक्ट मतलब क्या? 100 रुपये तुम्हारे पास है तो वो 100 रुपये खर्च करने के लिए अलाउड है तुम्हारे फ्रेंड को भी. उसी 100 रुपये का पूरा 100 रुपया तुम्हारा फ्रेंड भी खर्च कर सकता है और पूरा 100 रुपया तुम भी खर्च कर सकते हो. इसको बोलते हैं परफेक्ट कपल्ड. तो फ्रेंड्स में कपल यानी दोस्ती है. डोंट टेक इट इन द रॉन्ग वे. एंड लास्टली केस 4 हम डिस्कस करेंगे. केस 4 में क्या है? इफ़ K इज़ 1 एंड L1 इक्वल्स टू L2 इक्वल्स टू L, यानी दोनों कॉइल्स का सेल्फ इंडक्टेंस भी सेम है. ध्यान से देखो, K तो 1 है यानी पूरा फ्लक्स पहुंच रहा है प्राइमरी का सेकेंडरी में. दूसरा, दोनों कॉइल्स का जो सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू है वो भी सेम है. तो इस टाइम पे जो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो हो जाएगा रूट ऑफ L इंटू L यानी L. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट सेल्फ इंडक्टेंस के कोएफिशिएंट के इक्वल आता है. कब? जब दोनों कॉइल्स का सेल्फ इंडक्टेंस सेम हो और दोनों कॉइल्स परफेक्टली कपल्ड हो. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट केस, स्पेशल केस, जिसपे तुमको MCQs पूछ देता है. बोलेगा इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज़ 1 एंड द टू कॉइल्स हैव सेम सेल्फ इंडक्टेंस, देन द वैल्यू ऑफ देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू L स्क्वायर इक्वल टू रूट L1 L2. ऐसे पूछेगा क्वेश्चन. सो इट विल बी इक्वल टू L. इज दैट क्लियर? बोलो हाँ या ना, समझ में आया? इस पे हम एक आधा क्वेश्चन देखेंगे. जैसे एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ. द क्वेश्चन इज द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग ऑफ अ सिस्टम इफ M इज इक्वल्स टू 2 हर्ट्ज, L1 इज इक्वल्स टू 4 हर्ट्ज एंड L2 इज इक्वल, हर्ट्ज पढ़ रहा हूँ देखो, आई एम सो सॉरी, इट इज़ हेनरी, आई एम सो सॉरी, इट इज़ हेनरी. सो हमको क्या दिया है देखो क्वेश्चन. इट इज़ इफ M इज इक्वल्स टू 2 हेनरी एंड L1 इज इक्वल्स टू 4 हेनरी, L2 इज इक्वल्स टू 5 हेनरी. तो हमको K पूछा है. कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला दिखाई पड़ रहा होगा सबको. M इज इक्वल्स टू K टाइम्स रूट L1 L2. M है 2, K पता नहीं है, रूट L1 L2 यानी 4 इंटू 5. 4 इंटू 5 किया तो 20 या 4 का स्क्वायर रूट ले लो तो 2. सो 2 रूट 5 इंटू K इज इक्वल्स टू 2. 2 से 2 कैंसिल, यानी K की वैल्यू आती है 1 अपॉन रूट 5. बोलो हाँ या ना? ये आ गया कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग तुम्हारा 1 अपॉन रूट 5. और इसको अगर तुमको फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो तुम परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर सकते हो? जैसे ऑप्शंस देखो परसेंटेज में दिए हुए हैं 50%, 44.7%, 40%, 10%. कैसे निकालेंगे परसेंटेज में? ये 1 अपॉन रूट 5 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना. 100 से मल्टीप्लाई करके कैसे कर सकते हो? 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, 100 को मैं लिख सकता हूँ 20 इंटू 5 अपॉन रूट 5. बोलो हाँ या ना? ये कैंसिल होके कितना मिलता है? देखो 10 रूट 5 मिलेगा. सो 20 इंटू रूट 5 आ रहा है आंसर. और 20 रूट 5 का वैल्यू जो होगा वो 44.7 हो सकता है. 50 तो हो नहीं सकता है. 50 कब होगा? जब इसका वैल्यू 2.5 हो. बट रूट 5 का वैल्यू 2.5 नहीं है. 2 से ज़्यादा है बट 2.5 नहीं है. बात समझ में आई? 2.5 का स्क्वायर जो होता है वो 6.25 होगा. तो ये नंबर अगर 6.25 होता तो इसकी वैल्यू 50 आ सकती थी. बट इट इज़ लेस दैन 50. और लेस दैन 50 का जो ऑप्शन है, और ऑफ कोर्स ग्रेटर दैन 40 भी होगा. इसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा है रूट 5 की वैल्यू. तो 20 इंटू 2 किया तो 40, बट नंबर 2 से ज़्यादा तो 40 से ज़्यादा. तो 40 से ज़्यादा 50 से कम, कौन सा ऑप्शन? 44.7. इज़ दैट क्लियर? सो दिस वॉज वन लिटिल क्वेश्चन ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो ये सारी चीज़ें कॉपी कर लेनी है. ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे बनते हैं. 1 मार्क क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड्स में, या फिर MCQ हो सकता है, वट एवर. सो दीज आर जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट्स विच यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना. एंड या जस्ट पॉज एंड नोट इट डाउन. सो ऑलराइट, विल स्टॉप द लेक्चर हियर. म्यूचुअल इंडक्टेंस पूरा हमने कवर कर लिया, सब कुछ जो भी इस लेक्चर में होना चाहिए था म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड. सो विल continue in the next lecture, and I'll see you all in the next lecture. Bye everyone, have a good day.